नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के नियमों में सरकार ने ढील देते हुए कई सेक्टर्स में विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकल ब्रांड खुदरा सेक्टर और कोयला खनन कारोबार में विदेशी कंपनियों को 100% निवेश की अनुमति दे दी है। यही नहीं, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी स्वतः मंजूरी के रास्ते से 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। एफडीआई नीति में किए गए बदलावों के चलते भारत एक आकर्षक एफडीआई की जगह बनकर उभर सकता है। तो आप समझेंगे कि सरकार के इन कदमों से कोल मैन्युफैक्चरिंग और खुदरा बाजार के क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा या क्या उम्मीद सरकार को है। इसका लाभ निवेश के तौर पर, रोजगार के तौर पर और आर्थिक वृद्धि पर किस तरीके से दिख सकता है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अजय शंकर जी हैं, पूर्व सचिव, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड से। बहुत बहुत स्वागत है। और शांतनु दुबे हैं, सदस्य हैं एसोचैम से। आपका शांतनु स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा अजय सर आपसे कि अगर हम एक एक करके पहले समझने की कोशिश करें, सिंगल ब्रांड रिटेल को लेकर यहाँ पर जो 100% का जो मैं कहूँ कि दरवाज़ा खुला गया है, मौजूदा जो हालात थे या जिस तरीके से हम एफडीआई को आकर्षित करने की तरफ हमने धीरे धीरे स्टेप लिए हैं, अभी मौजूदा दौर में उसके नतीजे क्या रहे हैं और 100% के इस ऑप्शन के साथ हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? 100% के ऑप्शन के साथ एक और निर्णय है कि पहले जब हमने सिंगल ब्रांड रिटेल खोला था तो ये कहा था कि 30% की आप लोकल सोर्सिंग करेंगे और छोटे उद्योगों से करें, स्थानीय खरीदारी होगी। स्थानीय खरीदारी करें। तो उसमें जो कंपनियां हैं जैसे एप्पल है, तो उनका ये मानना है कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स होती हैं, तो कोई मान लीजिए कुछ पार्ट्स हम हिंदुस्तान में बनवाएंगे तो वो हम बाकी दुनिया में भी ले जाएंगे। तो इसलिए अगर हम 30% भारत से लेते हैं लेकिन उसमें जो एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, उसको हम शामिल कर लेंगे तो हमें सहूलियत होगी। और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में ऐसा ही होता है कि कोई एक पार्ट कहीं बनता है वो सारी दुनिया में जाता है। तो इसलिए ये परिवर्तन आवश्यक था अगर एप्पल जैसी कंपनियों से हम और काम हिंदुस्तान में करवाएं, तो ये ज़रूरी था। और दूसरी बात ये थी कि जो स्मॉल स्केल का जो है वो इन बड़ी कंपनियों का और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में वो एक बाधक बन जाता है, क्योंकि आप देखें हमारी सबसे पहले जो बड़ी कंपनियां हुई तो मोटर का एक छोटा सा हिस्सा बनाती थी, सुंदरम फास्टनर्स, वो सारी दुनिया में भेजने लग गए। तो इस समझ की ज़रूरत थी कि अगर सोर्सिंग हो जिससे कि निर्यात हो और डोमेस्टिक मार्केट पे भी वो वैल्यू एडिशन हो तो वो पर्याप्त है। लेकिन और बड़ी जो आवश्यकता है इस उदारीकरण के बाद, इसकी एप्पल जैसी कंपनियों के साथ कुछ उस तरह बातचीत करके उनका निवेश देश में जल्दी आए, क्योंकि बहुत सा एफडीआई आया है लेकिन ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें कि लोगों को नौकरियां मिलें, नई फैक्ट्रियां लगें, उसमें अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उदारीकरण के अलावा यह आवश्यक हो कि विश्व की जो बड़ी कंपनियां हैं, जो इस समय चीन में जो कठिनाई हो रही है, यूएसए के साथ ट्रेड वॉर की बात हो रही है, तो वो कंपनियां कैसे भारत में निवेश करें या उनके जो सप्लायर्स हैं वो भारत में निवेश करें और यहाँ लोगों को नौकरियां मिले और आर्थिक विकास दे। शुभ, जो मौजूदा ट्रेंड है, अगर मैं कहूँ कि सिंगल रिटेल मैं कहूँ सेक्टर में ख़ास तौर पर, और जब सिंगल रिटेल में हम 100% निवेश की अनुमति सरकार देती है और उससे पहले ऑनलाइन स्टोर के लिए भी वो एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं, और जो 30% का पहले एक कैपिंग या फिर मैं कहूँ कि एक शर्त या नियम लगाया हुआ था सरकार ने, उसमें बदलाव के साथ इस ओवरऑल सेक्टर में एफडीआई का निवेश बढ़ने से या उसकी उम्मीद जो है वो कितनी दमदार या मजबूत या कमज़ोर दिखती है? और दूसरा इम्पैक्ट अगर इस ओवरऑल सेक्टर में, क्योंकि इसको विरोध भी हुआ था कई बार। बिल्कुल। और देखिए एक चीज़ कविन, इट्स क्लियर कि सरकार के ये सारे जो स्टेप्स जो कल लिए गए, ये इन द एयर नहीं, इन पर डिमांड आया था इंडस्ट्री से, पुख्ता डिमांड था और उस डिमांड को ही सरकार आगे चल के पूरा किए हैं। तो निश्चित ही कोई ना कोई कंपनीज़ हैं जो इन पर सरकार पे आग्रह कर रहे थे कि भाई आप इसमें देखें, ये वाला पॉलिसी को। अगर हम देखें
तो एक तरफ तो ये अच्छा चीज़ है कि सरकार शुड मूव क्विकली। इसमें दो चीज़ है, सिंगल ब्रांड रिटेल या किसी भी सेक्टर में पॉलिसी में सबसे दमदार इफेक्ट तभी आता है जब पॉलिसी सिंपल रहता है। सिंगल ब्रांड रिटेल और रिटेल सेक्टर के बहुत सारे पॉलिसीज़ जैसे ई कॉमर्स के भी सेक्टर में, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग लॉबीज़ को संभलने की कोशिश में ये पॉलिसीज़ काफ़ी, जिसे कहते हैं हौच पौच टाइप का हो गया है। और अभी जो कल जो डिसीजन लिया गया वो बहुत अच्छा है कि इसको सिंप्लीफाई करता है। डोमेस्टिक सोर्सिंग करना है, उसमें से एक्सपोर्ट का आधा कुछ एक सेक्शन रखना है, ये सारे एक तो मॉनिटर करना, यानी कि एक सरकारी इंस्पेक्टर बोलिए, ऑफिसर बोलिए, जिस भी लेवल से बोलिए, उनको तैनात रखना पड़ेगा, भाई देखना पड़ेगा भाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये एक तरफ से पुलिसिंग है जो बिल्कुल ही हम जिसकी बात हम कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। सिंपल कर दीजिए पॉलिसी को, और पॉलिसी को सिंपल करने से कंपनियों के लिए आराम होता है, कंपनियों के स्टेटमेंट्स में कोई डिफरेंसेस नहीं आता है, और सरकार के लिए भी क्लियर है कि आपको हमने इतना बड़ा दायरा दिया है, इस दायरे के अंदर आप कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारतीय पॉलिसीज़ बहुत बारी ये जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है उसमें फंस जाते हैं। और मैं अजय शंकर सिंह जी से माफ़ी चाहूँगा कि ये क्योंकि उनका ऑफिस FIPB में उन्होंने काफ़ी बहुत मेजर रिफॉर्म्स लाए थे, उनका लाने का वजह ये था कि ये रेड टेप को ख़त्म किया जाए। तो उस तरफ से देखते हुए मैं ये पॉलिसी को आई वेलकम इट कि हाँ बिल्कुल डोमेस्टिक सोर्सिंग करना है, डोमेस्टिक सोर्सिंग कीजिए, लेकिन उसके अंदर फर्दर, क्योंकि उसके बाद उसका एक और उसके अंदर कुछ किया जा सकता है तो वो तो फिर बनता ही जाएगा छोटा मोटा चीज़ है। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी कि कंपनीज कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है वो किस में रहेंगे। अब एक तरफ तो कहा जा सकता है कि भाई उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं था, कर सकते थे, बिल्कुल अपने कॉन्ट्रैक्ट में ला सकते हैं कोई बड़े कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को ला के। लेकिन भारत में क्या होता है कि बहुत बारी कोई ना कोई किसी को लग जाता है कि भाई हम इस बार ज़रा सवाल करेंगे, तो वो सवालों में फिर सवाल और जवाब का खेल चलता रहता है। वो म्यूज़िक में तो अच्छा लगता है लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए उसको क्लियर करने के लिए सरकार ने अच्छा कदम किया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होंगे, जो बड़े कंपनीज़ के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्योर OEM मैन्युफैक्चरर्स जो होंगे ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वो 100% FDI उसमें अलाउड है। बहुत अच्छी बात है, क्लियरिटी है। और मैन्युफैक्चरिंग पे आऊँ उससे पहले थोड़ा सा इसमें और मैं चाहूँगा, जैसा कि मौजूदा जो इस वक्त भारत में अगर मैं रिटेल सेक्टर में कहूँ FDI का जो इनफ्लो है, वो जब से हमने जो नॉर्म्स से जो नियम थे उनमें ढील दी है, किस तरीके का ट्रेंड दिखा है। और जब हम सिंगल ब्रांड रिटेल आउटलेट में 100% की बात कर रहे हैं तो कुछ लक्ष्य हमने तय किए हुए हैं, और जो ट्रेंड है वो क्या इशारा करता है? FDI तो बढ़ता जा रहा है देश में, और यह है कि अगर विश्व में देखें तो भारत एक बहुत आकर्षक जगह है FDI के लिए, क्योंकि हमारा बाज़ार इतना बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आवश्यकता हमें इस बात की है कि FDI में नया निवेश और हो, लोगों को नौकरियां और मिले, और मैन्युफैक्चरिंग में कामयाबी हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी हम उतने कामयाब नहीं हो पाए हैं जितना होना चाहिए। तो इसलिए FDI पॉलिसी का अब अगला स्टेज इम्प्लीमेंटेशन का होना चाहिए कि कैसे वो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कि इस समय चीन से माल ले रही हैं, या चीन में उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, तो उनको हम कैसे भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करें। तो थोड़ा एक प्रोएक्टिव रोल की ज़रूरत है, क्योंकि एक मौका है, क्योंकि आज चीन और USA में ट्रेड वॉर की बात चल रही है। तो क्या ये कदम उसी दिशा में दिखते हैं? इसके लिए एक और पूरा कदम लेने पड़ेंगे कि भाई हम कहें यहाँ हम आपको तुरंत ज़मीन दे देंगे 2 दिन में, आपको 2 दिन में सारा एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे देंगे, जहाँ ज़मीन देंगे वहाँ अच्छी सड़क है, पोर्ट पास में है, पोर्ट के लिए सड़क है। तो ये हम सारा एक साथ करें तब ये निवेश आएगा, खाली उदारीकरण से नहीं आएगा। जैसे एक ज़माने में जब मैं सरकार में था तो वॉलमार्ट वाले कह रहे थे कि हम भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल चाहते हैं खुल जाए। तो बात इस बात की थी कि मल्टी ब्रांड रिटेल हम खोल दें, लेकिन आप भारत के लिए क्या करेंगे। तो कुछ प्रिलिमिनरी बातचीत हुई थी, आगे नहीं बढ़ी, लेकिन आज भी बढ़ सकती है कि भाई कहीं हम समुद्री पोर्ट के पास आपको 1000 एकड़ ज़मीन दे देते हैं, और जो लोग आपके लिए चीन में माल बना के आपको देते हैं, जिससे वो माल आप अमेरिका में बेचते हैं, वो हमारे देश में बनवाइए। और हमारे देश में बनवाइए तो हमारे यहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, लोग काम करना सीखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सीखेंगे। तो आज भी मैं मानता हूँ कि उपयुक्त होगा कि वॉलमार्ट से बातचीत हो, क्योंकि वो थोड़ा कष्ट में थे जब नई
नहीं ई हो कॉमर्स पाया की पॉलिसी आई, काफ़ी परेशान थे। उन्होंने $17 बिलियन खर्च करके हमारी बड़ी कंपनी को ख़रीदा था और वो इन्वेस्टमेंट उनको लग रहा था कि बड़ा घाटा हो रहा है। तो अगर उस नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करके अगर उनसे ये आश्वासन मिल जाए कि वो भी 40-50% वैल्यू एडिशन भारत में करेंगे, भारत में बेचें या एक्सपोर्ट करें, और कहीं एक बड़ा 1000 एकड़ का पार्क बन जाए जहाँ वो चीन से उनके सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स यहाँ आ जाएं अगले 6-8 महीने में, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग देश में दौड़ पड़ेगा। तो मेरा संक्षेप में ये कहना है कि थोड़ा एक प्रोएक्टिव नीति की ज़रूरत है लिबरलाइजेशन के बाद, कि कैसे हम बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके निवेश या उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स का निवेश अपने देश में अगले 12 महीने में ले आए। लेकिन शुभम, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मौजूदा समय में क्या भी विदेशी कंपनियां यहाँ पर नहीं कर सकती हैं या कर रही हैं? तो फिर 100% के एफडीआई की ज़रूरत और इसकी मैं कहूँ कि ज़मीन पर इम्प्लीकेशंस क्या हैं? वही वाली कि जो अजय शंकर जी कह रहे हैं कि उनके मन में ये शंका है कि हम अगर एक यूनिट लगाएं तो हमारे लिए जो सोर्सिंग करेंगे, हम जहाँ से सोर्सिंग करेंगे जिन कंपनियों से, कहीं उनके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगेगी। और ई कॉमर्स में वो पाबंदी लगा है कि ई कॉमर्स में हमने कहा है कि 25% से ऊपर कोई भी एक कंपनी से नहीं कर सकते हैं। तो ये तो ब्रिक एंड मॉर्टर है, ये इनका अलग है। लेकिन जब एक तरफ शंका होता है तो नेचुरली कंपनी कहता है कि भाई हम कहाँ, आप हमें जरा क्लैरिटी दीजिए कि आप 25% चाहते हैं या क्या चाहते हैं। तो सरकार ने इसीलिए, हालांकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा ये आश्वासन देने के लिए ये 100% एफडीआई इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का आश्वासन देना ज़रूरी था। नहीं, अभी भी 100% एफडीआई हो सकता था। हो सकता है, लेकिन हो सकता था तो ई कॉमर्स में भी हो सकता था। लेकिन जब ये वॉलमार्ट आने के बाद हमने पॉलिसी बदल दी है और कहा कि नहीं जी, आप हमसे 25% ही एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से आप आपके प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। तो पॉलिसी बदल गया। तो अभी ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर में जो आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई आता है सिंगल ब्रांड रिटेल में या कोई भी, ये मैन्युफैक्चरिंग में अगर ये इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो उनको पहले वो सर्टेनिटी चाहिए कि भाई एटलीस्ट सर्टेनिटी की ज़रूरत सामने इसलिए आई है कि भाई आप हमें वापस तो नहीं करेंगे, कहीं ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप आ तो गए हैं लेकिन अभी आपको जिन जिन लोगों से माल उठाने हैं उनके 75% से ही एफडीआई हो सकता है या 50% एफडीआई, क्योंकि वो कुछ ऐसे ऐसे कंपनी होंगे जो सिर्फ उन्हीं को ही देते हैं। अब जैसे फोर्ड या जस्ट एप्पल, बहुत सारे ऐसे कंपनियां आप देखेंगे ये पूरे विश्व में जब घूमते हैं तो अपने OEMs का जो सेट है उनको साथ में लेकर घूमते हैं। जापानीज इन्वेस्टर्स भी वही है, तो वो उनके साथ उनका जो डिसीजन, उनके साथ जो कनेक्शन है वो सेट किया हुआ है, वो उससे हटेंगे नहीं। तो उनके लिए ये ज़रूरी हो गया था समझना कि इस जो पोजीशन है, इस पोजीशन में कोई बदलाव तो नहीं आएगा। इसीलिए सरकार ने एक तरफ से, जिसे कहते हैं हम प्रोएक्टिव होके, एग्रेसिव होके बोले हैं कि नहीं भाई, आपके लिए हम भरोसा देते हैं कि हमारा पॉलिसी अभी बन गया है कि 100% एफडीआई इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। बहुत ज़रूरी, आपको नॉर्मली बाहर से देखा जाए तो कहेगा ये तो था ही पहले, तो इसमें नया क्या? नया ये कि ये इट्स बीइंग रिटन आउट। ओके शांतनु, मैं आता हूँ एक और बड़े सेक्टर जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ रही पिछले कुछ सरकारों में, कोल सेक्टर को लेकर। सबसे पहला सवाल तो ये कि कोल सेक्टर में एफडीआई की ज़रूरत है, क्यों है? जी देखिए, इंडिया में जैसे जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें काफ़ी कम खर्चा होता है, काफ़ी कम बजट है इंडिया का, और इंडिया कंसीडर किया जाता है कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ एक्सप्लोरेशन इंडिया में कम होता है। तो देखा जाए तो एफडीआई से न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आएंगी, न्यू साइंटिफिक माइनिंग मेथड्स आएंगे, जिससे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। लेकिन जो मौजूदा दौर है यहाँ पर और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या ज़्यादा माइनिंग या फिर जो कंपनियाँ ले रही थी, जिसका हमने पहले करीब 7 साल पहले अगर हम जाएं, जो चीज़ें सामने आई उसको हम बदल पाएंगे एफडीआई के ज़रिए, या वो जो कंपनियाँ आएंगी और यूज़र एंड जो ओरिएंटेड मैं कहूँ कि पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एफडीआई के थ्रू?
जी, जैसा सर ने कहा कि एफडीआई के साथ साथ हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी और पॉलिसी की भी ज़रूरत है, जहाँ की हम उनको क्लियरेंसेस और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस और टाइमली दे पाएँ। पहले ये होता था कि उसमें कुछ डिले होता था, तो उस वजह से थोड़ी सी माइनिंग एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन होता था। बट अभी जैसा कहीं कहीं पे जहाँ पे साइंटिफिक माइनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, झारखंड हो गया, झरिया जैसी जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हेल्प करेंगी एफडीआई इन्वेस्टमेंट। शुभ कोल सेक्टर एफडीआई का कोल सेक्टर से ये ताल्लुकात कुछ इंटरेस्टिंग है। भारत में अभी तक कोल का एक जिसे कहते हैं बुनियादी तरीके से इन्वेस्ट करने वाले सिर्फ दो ही कंपनी है, कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज, और दोनों ही पब्लिक सेक्टर में। वजह क्या है? क्योंकि कोल माइंस नेशनलाइजेशन में उनको ये रोक दिया गया था। अभी तक जितने 1993 से जब शुरू हुआ कोल माइंस का लिबरलाइजेशन, और पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, और फिर जिसका आपने जिक्र किया कि बहुत कुछ हुआ, दुनिया भर की राजनीतिक खेल वगैरह हुआ, वो सब इसलिए हुआ। उस होने के बावजूद एक चीज़ साफ सामने आए कि जो कंपनियों ने कोल माइन दिए, इन कंपनियों में किसी का भी प्राइमरी रोल कोल माइनिंग का नहीं है। ये इन्होंने मतलब, और मैं वो वर्ड फिर से यूज़ करूँगा, पार्ट टाइम कोल माइनिंग किए। इनके काम किसी का स्टील बनाना है, किसी का काम सीमेंट बनाना है, डोमेन एक्सपर्ट कोई और किसी और चीज़ का थे, स्पॉन्ज आयरन बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, कुछ भी हो सकता है, और साथ में कोल बनाते हैं, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट सेक्टर हो। हाँ, वो खरीद सकते थे कोल माइनिंग टेक्नोलॉजी, कुछ ने खरीदा, कुछ ने अच्छे वाले खरीदे, कुछ ने गलत वाले खरीदे, बट वो डोमेन एक्सपर्ट्स नहीं थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ है वो साफ जाहिर है कि आज इतने सालों में ऑक्शन कैंसिल, मतलब पहले एलोकेशन कैंसिल हुए, फिर अभी नए माइंस ऑक्शन किए गए। कोल प्रोडक्शन उन माइनों से खास कुछ नहीं निकला है। 40 करीब 50 मिलियन टन अभी तक ऑक्शन हुए हैं, 10 मिलियन टन भी मैक्सिमम अभी तक उनमें से नहीं निकले हैं। और ये मैं बोल रहा हूँ किस कंपैरिजन में, कि भारत में 1000 मिलियन टन की हम बात कर रहे हैं कोल माइनिंग का, जिसमें से 10 मिलियन टन भी इन कैप्टिव माइन से नहीं निकले हैं। तो इसी संदर्भ में अभी सरकार कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें बहुत हो गया, घूम फिरने की बात, सिंपल सी चीज़ें में जाते हैं। जो कंपनियां दुनिया में कोल माइनिंग में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, उनको हम बोल रहे हैं 100% एफडीआई हम अलाउ करेंगे। पुराने जो माइनर्स हैं वो या तो उनको बेच सकते हैं, नहीं तो, और वो फाइन प्रिंट देखना है कि नए कोल माइन सरकार उनको देंगे। हालांकि इसमें एक चीज़ है कि ये जो कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट अभी तक रिसेंट नहीं हुआ है, इनको दिया जाएगा अनदर मिनरल्स माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत, तो इसमें कोर्ट का कुछ रोल आ सकता है। बट पॉइंट ये है कि कमर्शियल कोल माइनर्स जो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं वो आए और वो आके करें। और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एक छोटा सा डेटा, कोल इंडिया के पास 1960 से सीएजी का एक ही दुखड़ा रहा है बहुत बड़ा, कि आप मशीन इस्तेमाल कीजिए, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, HEMM, इसका हमेशा ही कोल इंडिया के पास शॉर्टेज रहा है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे, अभी कुछ साल पहले ये बिहार में बहुत बड़ा माइन स्लिपेज हुआ था, ओपन कास्ट माइंस, अंडरग्राउंड माइंस में तो हुए ही है। ये सब इसीलिए हुआ है कि माइन मशीनरी एडिक्वेट नहीं है। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि कमर्शियल कोल माइनर्स आएंगे, अपने जांच पड़ताल करेंगे, एंड होपफुली अच्छे टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो लेकर आएंगे, तो कोल माइनिंग अच्छी तरह से होगा। हमारे जो टारगेट है उसके तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम 244 मिलियन टन हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। अजय सर, कोल सेक्टर में एफडीआई के मैं कहूँ कि ज़रूरत के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही वेटेड मैं कहूँगी एक कदम है जिसका इंतज़ार था, और इसका इम्पैक्ट जैसे कि शुभ में कह रहे हैं या फिर तंशु कह रहे हैं कि इम्पैक्ट जिस तरीके से हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो पोटेंशियल है उसके लिहाज से आउटपुट बहुत कम। नहीं, इसमें भी पहला कदम लिया गया है कि हमने एफडीआई 100% परमिट किया है, लेकिन जो दूसरे कदम है वो हम नहीं लेंगे तो रिजल्ट हमें जल्दी नहीं दिखाई देगा क्लियरेंस को लेकर। तो दूसरे रिजल्ट क्या हो सकते हैं कि भाई एक कोल ब्लॉक हम ले लें, उसका हम पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस ले लें, पहले एनवायरनमेंट क्लियरेंस ले लें, और फिर कहें कि आप इस पर बिड कीजिए, इसको ले जाइए। तो जो विदेशी कंपनी बाहर बैठी है उसका रिस्क परसेप्शन
तुरंत कम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा अगर हमें कोल माइन मिल गया तो हमें खाली मशीन ला के कोयला निकाल काम शुरू कर देना है। नहीं तो उनको पता नहीं कि हमें 5 साल लगेगा कि 6 साल लगेगा ज़मीन एक्वायर करने में, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने में और फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में। तो जब तक ये चीज़ सरकार प्रोएक्टिव रोल लेके सारा क्लियरेंस लेके न कहे कि ये ब्लॉक है इसको आप ले लीजिए, तो जो हम परिणाम चाहते हैं वो उस तेज़ी से नहीं सामने आएगा जैसा हमें आवश्यकता है। क्योंकि कायदे से तो 250 मिलियन टन जो हम आयात होता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे देश में बहुत कोयला है और झरिया में भी जो कोकिंग कोल के रिजर्व्स हैं बहुत हैं। तो कोई अच्छी कंपनी आए और अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए तो जो आग लगी है पिछले इतने दशकों से उसको बुझाया जा सकता है, मेरा मानना है आज, और उसको बुझा के कोकिंग कोल का भी उत्पादन झरिया से हो सकता है, शुरू कर सकते हैं। तो ये जो 250 मिलियन टन का इंपोर्ट हो रहा है, एम्बिशियस लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि 3-4 साल में ये ज़ीरो हो जाए, लेकिन तभी हो पाएगा जो अगले साल में हम कंपनियों से निवेश करा लें और निवेश कराने के पहले ज़मीन एक्वायर कर लें, एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दें, फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दें। शांतनु, क्लियरेंस को लेकर अभी क्योंकि सरकार ने कई सारे नए कदम उठाए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम और कुछ मैं कहूँ कि टाइम लिमिट भी फ्रेम की है, उसके बाद कुछ बदलाव आया है? अभी क्या है कि अभी जो ऑक्शन प्रोसेस चल रहा है तो ऑब्वियसली उसमें नई माइंस ऑक्शन हुई हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट होने में जब वो स्टेज पे आएंगी, पहले क्या होता है कि पहले आप माइन ऑक्शन में लेते हो, उसके बाद प्रोसेस होता है कि फिर आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी अभी लानी पड़ेंगी। ये अभी गवर्नमेंट जैसे रिवर्स कर दें, पहले क्लियरेंस ले रहे हैं उसके बाद आप कोल माइन का ऑक्शन। पहले ही जैसे एक पॉलिसी होती है कि पहले ही एम्बेडेड क्लियरेंस आप दे दें, माइन के साथ ही एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस आप ऑक्शन कर दें, तो उसमें माइन के साथ उनको क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है अभी। ओके शुभम, अब सवाल है कि 2014 से और मैं 18 के आंकड़े देख रहा था, 286 अरब डॉलर का विदेशी निवेश एफडीआई के तौर पर। 18-19 के शुरुआती आंकड़े करीब 64.37 अरब डॉलर। हम अलग अलग सेक्टर में कैपिंग को हटाते जा रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। और इस तरीके से अगर सपोर्टिंग जो जैसा जैसा ने कहा कि वो कदम उठाते हैं तो शायद ये रफ्तार हम दोगुनी कर सकते हैं, मुमकिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कदम उठाए गए हैं इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये सरकार के पहले साल में पहले 100 दिन के आसपास में किया गया है। अगर यही डिसीशंस अगर आधा टर्म बीतने के बाद अगर तब होता तो इसकी इफेक्टिवनेस ज़रूर कम होता, क्योंकि अभी कंपनियां जो आएंगे तो कंपनियों को ये भरोसा है कि 4 साल तक ये कंपनी अभी सरकार है यहाँ पे, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो यही है कि ये जल्दी ये डिसीशंस ले गए हैं। अगर देरी से लिए जाते तो कैस्केडिंग जो इफेक्ट है वो और भी उसके इफेक्ट होते, तो इसलिए टू दैट एक्सटेंट मैं इसको काफ़ी पॉजिटिव मानता हूँ। अजय सर, एक आखिरी कमेंट, दुनिया के हालात, चीन के हालात, अमेरिका के साथ उसकी टसल, ट्रेड वॉर, हम सही रास्ते की तरफ है, कुछ और सपोर्टिंग कदम के साथ हम मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं एफडीआई को लेकर? नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में चीन की ओर और उनका मुकाबले की ओर हम तेज़ी से बढ़ें, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि एक प्रोएक्टिव रोल हो कि जो विश्व में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं जो आज चीन से माल लेती हैं, उनको कैसे हम समझाएं और उनको भारतवर्ष एक आकर्षण स्थान दिखाई दे जहां वो आके फैक्ट्री 12 महीने में लगा के उत्पादन शुरू कर सकें। वो सबसे बड़ी बात है कि उनको भरोसा मिले कि अगर हम भारत में आने का निर्णय लें तो हमें ज़मीन मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा और 12-18 महीने में हम प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सरकार ने जो एफडीआई को लेकर नए कदम उठाए हैं, कुछ नए सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 100% तक खोल दिया है, उससे क्या फ़ायदा है, उसका असर क्या हो सकता है, लेकिन इस असर को और रफ्तार देने के लिए किन सहायक कदमों की ज़रूरत है ये बताने के लिए। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।